आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से, जहां पर आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा देखने को मिल रहा है और जो कार्रवाई थी उसे भी मुलतवी कर दिया गया और उसके बाद एक और बार फिर से कार्रवाई को शुरू किया गया। लेकिन फिर से जो हंगामा है वहां पर देखने को मिला। जम्मू कश्मीर असेंबली की बात करेंगे तो वक्फ तरमीमी बिल पर जो जोरदार हंगामा है वो देखने को मिला और आज सुबह ही जब असेंबली की शुरुआत हुई तो उसी बीच हंगामा हुआ और उसके बाद फिर से हंगामा किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। उसके बाद एहतजाज भी किया गया ऐवान के बाहर और जिस तरीके से वक्फ जो कानून है उसको लेकर बहस का मुतालबा किया, लेकिन स्पीकर की तरफ से उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर ने वक्फ बिल 2025 पर बहस को खारिज करते हुए कहा है कि ये मामला अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत है। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा वक्फ तरमीमी बिल 2025 पर बहस का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जैसे मुस्लिम अक्सरियती रियासत में वक्फ बिल पर बहस होनी चाहिए, लेकिन जिसके बाद साफ तौर पर जो असेंबली स्पीकर हैं उन्होंने साफ तौर पर जो खारिज किया इस मुतालबे को। उनकी तरफ से कहा गया कि ये मामला अदालत उज़्मा में चैलेंज हो चुका है, इसलिए ज़ेर समाअत है और कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई, फिर से मुलतवी हुई और उसके बाद कुछ देर पहले फिर से असेंबली की कार्रवाई है वो शुरू हुई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक बार फिर से बहस का मुतालबा किया गया, जिसके बाद बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में हाथापाई भी हुई और कई ऐसे मजहबी नारे भी इस बीच ऐवान में गूंजे और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की तरफ से जो ऐवान के बाहर है वो एहतजाज किया। तस्वीर भी आपके सामने है कि जब कुछ देर पहले जो ये कार्रवाई शुरू हुई उसी बीच जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी उनके बीच में काफी ज्यादा हंगामा और हाथापाई भी देखने को मिली। ये चीज शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, कैसे डिवाइड कर दिया इन लोगों ने हाउस को।
हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हर कोई एक साथ है, हम इसमें नहीं डिवाइड करते। लेकिन ये लोग डिवाइड, जिस तरह इन्हें मुल्क आज डिवाइड कर दिया वक्फ बिल की वजह से, उसी तरह आज ये हाउस को भी डिवाइड करें। बस इनका यही मकसद है कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में बांटे और अपने वोटों के लिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सेंस ऑफ द हाउस है वो स्पीकर साहब समझे, वो ये हाउस समझे, पूरा ये जम्मू कश्मीर समझे। हम चाहते हैं कि जो आज का वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो गलत है, मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के खिलाफ है, और वो हम होने नहीं देंगे। कल तक असेंबली को हम इसको चलने देंगे, हम इसको रुकाएंगे। देखिए, जो अंदर हाउस में हुआ नहीं होना चाहिए था, जैसे बीजेपी के लोगों ने एक मेंबर पे अटैक किया, नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को बोलने का हक है। मैं पूछना चाहता हूँ, एमएलए शोपियां शबीर अहमद कुल्ले ने कहा कि वक्फ कानून पर तो बहस नहीं हो पाई, लेकिन कई और अहम मसाइल हैं जिन पर असेंबली में बहस होनी चाहिए। अभी पहले अब चूंकि डिसअलाउ हुआ ना, स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है वो डिसअलाउ किया है, तो लेट अस गो अहेड। अब आगे जो भी आज का काम है उस पर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हम स्पीकर साहब से अभी मिले, हमने कहा इस तरह नहीं होना चाहिए, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है, स्टेटहुड पर 3 रेजोल्यूशन आज हैं, उन पर डिस्कशन होगा, उसी में अगर फिर ये भी बात भी कोई डिस्कस करेगा, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए। पहले हमें स्टेट का सोचना, अभी हमें स्टेट नहीं है, हम यूनियन टेरिटरी है, हम स्टेट के लिए जूझ रहे हैं। पहले हम अपने घर को ठीक करेंगे, फिर हम बाकी दुनिया को ठीक करेंगे। तो मेरे ख्याल में पहले हमें स्टेट को ठीक करना है, स्टेट हुड जो चाहिए वो हमें चाहिए। इसी पे जो कल गवर्नर ने जो ट्रांसफर के उस पर डिस्कशन होना चाहिए, क्या वो लीगल है या वो ज्यूरिडिक्शन उसका बनता है कि नहीं, उस पर बात होनी चाहिए। तो ये बात ऐसी बात, ये जो अहम मुद्दे हैं इस वक्त, ये भी है, औकाफ का भी एक मुद्दा है, वक्फ का भी एक मुद्दा है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हमारे पास मुद्दे हैं जो स्टेट हुड के लिए है। पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, रात को भी डिस्कशन हुआ, अपोजिशन में बहुत डिस्कशन हुआ। अब जो पास हो गया, ये जो पास हो, डेमोक्रेसी में क्या है, मेजॉरिटी ने पास किया, उसको हमें। तो चलिए आपको सीधा श्रीनगर ले चलेंगे, जहां पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है? जैसा आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर मुसलमान लोग, बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उनके इस पे बाजू पे ब्लैक बैंड्स थे, तो उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं। और ऐसे में पहले तो एनआरसी को लाके बीजेपी सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था, और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्त में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी जमानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। और जैसे मैंने पहले कहा, अब कब्रिस्तान भी मुसलमानों के पास। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खासा मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपके मैयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस तरह के हालात बन हुए हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं, मगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सबसे ज़्यादा सेकुलर स्टेट, यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी कि पहले तो वो बहुत ही
वोकली इस बिल की मुखालफत करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चले जाएंगे। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर की असेंबली में आज सबसे पहला ये बात आएगी, रेजोल्यूशन आएगी, जिस तरह ये वहीद पराज साहब ने एक रेजोल्यूशन लाया था कि हमारे वजीर आला जिनको लोगों ने यहाँ भरपूर ताउन दिया और उन्होंने वोट भी इसीलिए मांगा कि बीजेपी के एजेंडे को रोकना है, तो हमने सोचा था कि वो असेंबली में रहेंगे। ट्यूलिप गार्डन तो यहाँ चलता रहेगा 1 महीना, ट्यूलिप गार्डन कहाँ भागे जा रहा है, तो वो वहां रहेंगे और इस बिल के बारे में खड़े होकर बात करेंगे कि ये हमें कबूल नहीं है, जम्मू कश्मीर इसको कबूल नहीं करता। बल्कि मैं तो कहती हूँ फारूक साहब, जो इस वक्त मुल्क के बड़े जो कदावर लीडरों में से हैं, उनको तो सारे मुल्क की लीडरशिप को बुलाना चाहिए था। हमें भी बोलते, हम भी जब दिल्ली जाके वहाँ जंतर मंतर या कहीं पर हम वहाँ धरना देते, हम मुखालफत करते हैं इसकी। मगर वो करने के बजाय शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे, उनके नवासे उस मिनिस्टर के आगे पीछे घूम रहे थे आज, वो भी ट्यूलिप गार्डन में, जिसने मुसलमानों की गर्दन पे ये तलवार रखने का काम किया। मेरे पास अल्फाज नहीं, आई एम वेरी अनॉयड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जबान पे और अपने अल्फाज पे कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि आज पूरे मुल्क के मुसलमान, उनका दिल भी दुखा होगा जब उन्होंने देखा होगा कि यहाँ ट्यूलिप गार्डन में शेर कश्मीर, जिन्होंने इस मुल्क का इल्हाक किया इस हिंदुस्तान के साथ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट का इल्हाक किया, आज वो हाथ में हाथ डाले उस मिनिस्टर के साथ घूम रहे हैं जिसने वक्फ का ये जो काला कानून जो लाया, जिससे हमारे कब्रिस्तान पे भी हमारा हक खत्म हुआ। जिंदगी तो बर्बाद कर दी इन्होंने, मगर हमारे कब्रिस्तान तक हमसे छीनना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है, यहाँ के लोगों ने 50 सीटें दी इस नेशनल। तो चले, महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे आप। श्रीनगर में उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो वक्फ जो कानून है उसकी मुखालफत करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ट्यूलिप गार्डन में इस वक्त घूम रहे हैं। तो चले अब आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर MLA ओडी ने गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए वक्फ कानून की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस पर जो बहस है वो ज़रूर होनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक ही मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है और इंतखाबात के लिए लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। देखिए, हम कह रहे थे कि डिस्कस करने में कौन सा गुनाह है, कौन सी गलत बात है। हम कह रहे हैं डिस्कस कीजिए। जिस कानून के तहत इसको पास किया गया और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया, आज मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया, कल हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, परसों सरदार कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, उसके बाद क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाएगा। आपने ये बिल लाई, अगर आप वाकई फेयर थे तो फिर आप सबके लिए बिल लाते हैं ना। एक पर्टिकुलरली वक्फ, अरे वक्फ की कितनी जमीनें हैं, हजारों कनाल होंगी पूरी हिंदुस्तान में। हमारी मस्जिद के पास लाखों कनाल की जमीनें हैं। पिछले दिनों एक पत्रकार ने निकाला कि 4 ही स्टेट्स का उसने दिखाया, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा और एक और स्टेट का, कि भाई उसमें लाखों कनाल जमीन जो है वो मस्जिद के पास मौजूद है। कल फिर आप उनकी भी ले लेंगे। हम कहते हैं कि आपने एक ही कम्युनिटी को टारगेट क्यों बनाया। या तो अगर आप बिल लाते, सबके लिए लाते, यूनिवर्सल होती, हम बातें ठीक, लेकिन आज आपने इनके लाया, कल कोई दूसरी सरकार आएगी वो सरदारों के खिलाफ लाएगी, परसों क्रिश्चियंस के खिलाफ लाएगी, परसों उसके बाद हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ लाएगी। सो जो वो है, इट शुड बी इक्वल। ये चाहते हैं कि ये लड़ें अपने स्वाद के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, ये हम लोगों को लड़ा रहे हैं। देखिए, किरण रिजिजू कुछ भी कहें, बात ये है कि भाई क्यों किया गया, पहले एक पर्टिकुलर बोर्ड को क्यों किया गया। यहाँ कई बोर्ड्स है ना, तो वाई ओनली वक्फ बोर्ड। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, हम तो ये कहते हैं कि आप लड़ा रहे हैं ना, आप एक पिक एंड चूज कर रहे हैं, एक आपने एक ही कम्युनिटी की बोर्ड को आपने चूज किया। अगर आप सब रिलीजन के बोर्ड्स को चूज करते, हम कहते चलो आपने एक यूनिवर्सल। क्या पता शुरुआत बीजेपी यहीं से कर रही है। नहीं, ये लड़ाने वाली बात है।
हिंदू को मुसलमान के साथ, मुसलमान को सिख के साथ, सिख को क्रिश्चियन के साथ। ये राजनीति का खेल चल रहा है। ये इसी खेल का ये इन्हें बनाया हुआ है। आगे जाके इलेक्शन आने वाले हैं, कई बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं। सो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं। मढ़ से बीजेपी के एमएलए सुरेंद्र भगत आज साइकिल पर असेंबली पहुंचे। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से इसका बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस मसले को संजीदगी से लेना चाहिए ताकि अवाम को राहत मिल सके। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। आप देखें जी कि जो पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़ाए गए हैं, इस पे आम जनता पे असर पड़ा है, लोगों पे असर पड़ा है। मैं एक एग्रीकल्चर से बहुत वास्ता रखती मेरी विधानसभा है, फार्मिंग से जुड़े हुए लोग, मैं उनके माध्यम से भी बात रख रहा हूँ और आम जनता के माध्यम से भी बात रख रहा हूँ। आप देखें कि जो ये रेट बढ़ाया गया है, ये आम जनता पे असर पड़ा है। आप देखें जब ये डीजल का रेट बढ़ा तो आम जनता पे असर पड़ेगा, पेट्रोल का रेट बढ़ा, एक आम गरीब परिवार पे असर पड़ा है इसका। तो सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, जो रेट इन्होंने बढ़ाया है इसको वापस लेना चाहिए। आप देखें इन्होंने जो वादे किए हैं, चाहे वो ई बसेस की बात की हो, ई बसेस की बात देखें आप, जो जितनी भी इन्होंने गाड़ियाँ लगाई थी, हर विधानसभा से मुझे नहीं लगता मुश्किल से 2-2, 3-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मेरी विधानसभा खुद की जो गाड़ियाँ लगी थी उन्होंने उठा ली हैं और 2 रूट पे गाड़ी चल रही है, बाकी रूट खाली पड़े हैं। और जिन रूट पे चल रही थी वहाँ से भी इन्होंने आधियाँ उठा ली हैं, 2-2 गाड़ियाँ चल रही हैं। आप देखें जब ई बसेस इन्होंने फ्री की, अब आप साइकिल पे आए हो, क्या साथ में 7% इन्होंने किराया बढ़ा दिया। वो किस पे असर पड़ा? आम जनता पे पड़ा, आम लोगों पे पड़ा। ये बात करते हैं राशन फ्री देंगे, वो इन्होंने किन लोगों को दिया? AA वालों को दिया। वो मात्र कितने ही लोग होंगे, सभी लोगों को इन्होंने मद्देनजर में रखना था। इन्होंने बात की हम बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट देंगे, वो भी AA रखा। जब इन्होंने वादे किए थे तब ये कहाँ थे? झूठे वादे किए, झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, जेब कतरी सरकार। सर साइकिल लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है उमर सरकार को कि जो ये लोगों पे जो बर्डन पड़ा है, लोगों पे जो बोझ पड़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। बडगाम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीडीसी चेयरपर्सन नज़ीर अहमद खान के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक पेश की गई थी। 14 में से 13 वोट नज़ीर खान के खिलाफ पड़े। नज़ीर खान डीडीसी चेयरपर्सन के ओहदे से अब बर्खास्त जो है वो हो चुके हैं। बडगाम से आपको खबर बता रहे हैं, बडगाम में ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन नज़ीर अहमद खान के खिलाफ अदम तहरीक एतमाद पेश की गई और ये तहरीक 29 फरवरी 2024 को काउंसिल के 13 अरकान ने जमा कराई थी, जिसमें चेयरपर्सन पर 1 साल से जायद अरसे से इजलास न बुलाने और फ़राइज़ में गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। इस मामले पर गौर के लिए बडगाम के डिप्टी कमिश्नर ने 7 अप्रैल 2025 को काउंसिल की खसूसी मीटिंग तलब की, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट की 29 मार्च की हिदायत पर मुनक्किद की गई। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को 2 हफ्तों के अंदर तहरीक पर फैसला करने का हुक्म दिया था। तमाम 13 अरकान ने नज़ीर अहमद खान के खिलाफ वोट दिए, जिसके बाद चेयरपर्सन के ओहदे से उन्हें जो है बर्खास्त कर दिया गया है। चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तब से हम नज़ीर खान के खिलाफ ही थे, क्योंकि ये किसी ने चुना नहीं था, ये ऐसे बना, वो दिखाकर भी हमने दिए इसको। उस वक्त 5 आदमियों ने वोट डाले थे जो अपने मेंबर थे, इसको वो 5 भी नहीं रहे। ये कौन सा चेयरमैन है जिसको आपने 4-5 मेंबर नहीं फंसाने तके, उसके साथ हमारे 2 कहाँ जाते? कैसे बना, क्या बना, उस चीज की तरफ हमें जाना नहीं। लेकिन हमने इस वक्त ये दिखा कर दिया कि हमारे साथ 13 थे और 13 ने वोट डाला। इस वक्त जमहूरियत का इंशाल्लाह बोल जीत है इस वक्त। बाकी कोर्ट ने भी हमें मदद की पूरी, कोर्ट में तब से हम चलते रहे, कोर्ट ने फैसला दिया और उसका भी शुक्रिया हम करते हैं, खासकर डीसी साहब ने
जो ये अक्षय लाबरू साहब है, हमें उसने बहुत मदद की, आकर कोई हमें वो नहीं प्रेशर नहीं किया, जमहूरियत के साथ वोट का हक सबों ने दिया। खान नजीर खान के साथ कभी मीटिंग नहीं हुई। एक दिन उसने अपने डीडीसी 5 के साथ मीटिंग शुरू की थी या डीडीसीओ को भेजा था, लेकिन उसके पास उस वक्त अपने 5 आए और उसने उस वक्त बीडीसीओ को लाया हुआ था, वो भी 2-4 को। अपने डीडीसी जो 5 थे उसके वो भी उठे, वो भी भागकर उन्हें मीटिंग में नहीं शिरकत। उम्मीद है कि बड़गांव को नया चेयरमैन इंशाल्लाह जब तक यहाँ से थोड़ा फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक ही होगा, और जो नया होगा डिस्ट्रिक्ट के लिए ठीक होगा। श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने बजट में नज़रअंदाज किए जाने पर नाराज़गी जाहिर की और हुकूमत से फौरी मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया है। और उन्होंने कहा कि अगर मुतालबात ना पूरे किए गए तो सड़कों पर आकर मज़ीद एहतजाज करेंगे। देखिए, असेंबली आज चल रही है। अगर असेंबली पहले भी चल रही थी, बजट सेशन पहले भी था, किस एमएलए ने हमारी बात की? एक एमएलए है कुछ ब्यूरोक्रेट, मेरे डिस्ट्रिक्ट का एमएलए है मीर सैफुल्लाह, उसने कहा थोड़ी बहुत, अगर मीर सैफुल्लाह को बात करनी थी ना, पावरफुल तरीके से बात करनी, अगर असेंबली गरजती, असेंबली में बात हमारी पूछती, असेंबली के चारों कोने गरजते कि डिसेबल पर्सन की आवाज बड़ी पावरफुल तरीके से बात चलेगी है। एक एमएलए से बात करने से क्या होगा? खाली पेंशन का मसला तो नहीं है ना हमारा जनाब। हमारी गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन जो है ना, ये 42 ईयर्स की है, बाहर की स्टेट में 48 ईयर्स है। गुनाह क्या है, कसूर क्या है, सरकार से हम पूछते हैं। आज उमर साहब से ही पूछते हैं कि हमारा गुनाह क्या है, हमारा कसूर क्या है, सजा हमें मिलती है। और एक बात है, बजट हमें मंजूर नहीं है, बजट हमें एक्सेप्ट नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला साहब हमारे लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं करेंगे, ये याद रखना कि आज बाहर का मौसम आ चुका है, हम असेंबली के बाहर बैठेंगे, चाहे हमें जेल भेज दें, जहां मर्जी भेज दें, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं जनाब। अच्छा, मुझे पता है इस एहतजाज के जरिए सिर्फ आप ये चाहते हैं कि एक रिक्रूटमेंट ड्राइव हो या स्पेशल? देखिए सर, हम बार बार एहतजाज करते रहे हैं, आपको भी पता है, हमारी आवाज़ हमेशा आप लोग ही उठाते हैं और आली हकाम तक पहुंचाते हैं, मगर जिस तरीके से वो बाद में मीडिया में बयानबाजी करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे से धोखाबाजी हो रही है, हमारे लालीपाप में लालीपाप दिया जाता है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा जो मंथली पेंशन है उसको बढ़ाया जाए, हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार दिया जाए। हमने जिस तरीके से श्रीनगर में आज आग की वारदात पेश आई। इस आग में 2 शेड जो है उन्हें नुकसान पहुंचा। पीडीपी दफ्तर के करीब 2 शेड आज सुबह आग की नजर हुए और आग की इत्ला मिलते ही फायर सर्विस शिमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया। ताहम आग की इस वारदात में फायर सर्विस अमले का एक अहलकार जख्मी हुआ और आग लगने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। पीडीपी का ऑफिस इन्वॉल्व नहीं है, पीडीपी के ऑफिस के पीछे 2 कमरे हैं वो इन्वॉल्व है, उनका भी इन्वॉल्व पूरा नहीं है, अटिक पोर्शन है उनका इन्वॉल्व। और 10:25 पर फायर कॉल आ गई है, 10:26 पर हमने टर्न आउट किया है। साथ ही हमने गोकुदल और फायर स्टेशन हेडक्वार्टर को भी निकाला है, 4-5 गाड़ियां निकाली हमने यहाँ, और ब्रांटा भी साथ निकाला है। आग पर काबू पाया गया? बिल्कुल फसला, आग पर बिल्कुल पूरी तरीके से काबू पाया है और कूलिंग ऑपरेशन चालू है अभी। कोई जख्मी? हाँ, जख्मी हमारा एक बंदा हुआ है, बशीर अहमद है उसका नाम, वो थोड़ा सा जख्मी हो गया है, तो उसको हमने अस्पताल शिफ्ट किया। तो ये आग की कोई वजूहात पता चली अभी तक? अभी तो हम बता नहीं सकते आग की क्या वजूहात है, ये तो हम बता नहीं सकते। तो ये जो अंदर इमलाक वगैरह है, कितना लगभग नुकसान हुआ है? ये तो हम भी पता नहीं सकते, गेस्ट क्या करेंगे। खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।